नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इजराइल और हमास दोनों ने कह दिया है कि कोई युद्ध विराम नहीं है। इस ऐलान के साथ गजा के लोगों को मानवीय मदद पहुंचाने का रास्ता मुश्किल में पड़ गया है और अमेरिका इस मामले में जो भी प्रयास कर रहा था वह भी बेकार साबित हुआ। इस हंगामे के बीच आप जेरूसलम पोस्ट में छपे एक विज्ञापन से समझ सकते हैं कि इजराइल किस तरह से बिना किसी की परवाह किए आगे बढ़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दफ्तर ने बयान जारी किया है कि गजा के विदेशियों को बाहर निकालने के बदले मानवीय मदद पहुंचाने को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ है। रॉयटर्स की खबर है कि 15 अक्टूबर की रात भारी बमबारी हुई है और यह अब तक की सबसे भयंकर बमबारी थी। यह सेवानिवृत्त मेजर जनरल गियोरा एलांड का विज्ञापन है कि गजा के शिफा अस्पताल को बम से उड़ा देना चाहिए और गजा के लोगों को भूखा मार देना चाहिए। एलांड इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के मुखिया रह चुके हैं। क्या यह विज्ञापन बता रहा है कि इजराइल अब अस्पताल की भी परवाह नहीं करेगा? एक अखबार के लिए ऐसे विज्ञापन को प्रमुखता से छापने का क्या मकसद हो सकता है, जबकि इसी अखबार में गजा की तबाही की तस्वीरें छप रही हैं, उनकी तकलीफ को भी बराबर से जगह दी जा रही है। गजा में खाने पीने की चीज़ों की भयंकर कमी हो गई है। दुनिया भर से मदद के सामान आए तो हैं मगर पहुंच नहीं पा रहे। इजिप्ट की सीमा के पास पड़े हैं। क्या गजा के लोग वाकई भूख और प्यास से तड़पा कर मार दिए जाएंगे? जिस गजा की पीठ पर समंदर बहता है, उस गजा के लाखों लोगों का गला पानी के लिए तरस रहा है। इजराइल ने पानी को भी परमाणु हथियार बना दिया है। पानी की सप्लाई बंद कर गजा के लोगों को प्यास से तड़पाया जा रहा है। पिछले 9 दिनों से वहां के लोगों ने कितना पानी पिया है, दिन में एक बार पिया है या 4 दिन में एक बार, इस प्यास की कोई रिपोर्टिंग नहीं। बच्चों को पानी चम्मच से दिया जा रहा है या ग्लास भरकर, उनके प्यास की कोई रिपोर्टिंग नहीं। जैसे मरने वालों की संख्या हजारों में दी जा रही है, वैसे ही प्यासे लोगों की संख्या का पता नहीं। खबरों में सिर्फ यही है कि इजराइल ने पानी की सप्लाई बंद कर दी है और अब यह खबर आ रही है कि दक्षिण गजा में एक खास जगह पर पानी की आपूर्ति शुरू की गई, मगर मीडिया रिपोर्ट में पढ़ने को मिल रहा है कि पानी नहीं है। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि जमीन पर फलस्तीनी कह रहे हैं कि यह एक पब्लिसिटी स्टंट है क्योंकि अधिकतर लोगों तक पानी पहुंच ही नहीं सकता। इस समय भोजन और ईंधन की भी जरूरत है। फलस्तीन में वैसे ही लोग आम दिनों पर ताज़ा पानी खरीदते हैं क्योंकि नलके का पानी इंसान द्वारा प्रयोग किए जाने लायक नहीं होता। बम गिराने के कारण ताज़ा पानी के केंद्र बंद पड़े हैं और उन्हें चलाने के लिए बिजली और ईंधन चाहिए, जो कि नहीं है। इंस्टाग्राम से हमें फलस्तीन की वीडियो ब्लॉगर की यह रिपोर्ट मिली। इसकी सत्यता की पुष्टि हमारे लिए मुश्किल है। बिसान फिल्म मेकर हैं, संयुक्त राष्ट्र और यूरोपियन यूनियन के लिए गजा से काम कर चुकी हैं। इंस्टाग्राम पर उनके अकाउंट के 3 लाख से अधिक फॉलोअर हैं। बीबीसी ने भी बिसान पर एक रिपोर्ट फाइल की है कि कैसे वह हमले के बीच इंस्टाग्राम पर रिपोर्टिंग कर रही है। पहले के वीडियो में आप गजा की सुंदरता देख सकते हैं, मगर अब बिसान के सारे वीडियो में वही जगह तबाह नजर आते हैं। बिसान ओदा नाम की यह वीडियो ब्लॉगर अपनी एक रिपोर्ट में बता रही हैं कि 3 दिनों में पहली बार साफ पानी पी रही हूं। गजा में हर दिन एक व्यक्ति को आधा लीटर पानी मिल रहा है, यानी 2 छोटे ग्लास पानी से लोग काम चला रहे हैं। बिसान अपनी एक और रिपोर्ट में कहती हैं कि उनके हिस्से का पानी आज खत्म हो चुका है। एक छोटा बच्चा उनके बैग से पानी लेकर भाग गया। उसने चोरी नहीं की, वह प्यासा था और ऐसा करना उसके लिए जरूरत थी। गजा तबाह हो रहा है। एक छोटा सा बच्चा बैग से पानी लेकर भाग गया। उसने चोरी नहीं की, उसकी जरूरत थी। गजा में प्यास और पानी की यह हालत है। इसलिए हमने कहा कि वहां से अगर कोई वीडियो नहीं है तो आप गजा की खबरों को सुनते हुए अपनी कल्पनाओं का सहारा लीजिए। बिसान ने लिखा है कि रात में सोने से पहले दरवाजे के बाहर जूते रखकर सोती हैं कि भागना पड़ सकता है। एक बैग तैयार रहता है जिसमें जरूरत का कुछ सामान रहता है। फोन और लैपटॉप के लिए छोटा सा जनरेटर रखा हुआ है। दिन में 2 घंटे चलाकर सब चीजें चार्ज करती हैं, पर अब उसके लिए ईंधन खत्म हो रहा है। बिसन की रिपोर्ट हमारे लिए भी सहारा है। सारे कैमरे इजराइल की तरफ से युद्ध को दिखा रहे हैं।
आपको अगर गजा देखना है तो अपनी कल्पनाओं के कैमरे खोल दीजिए और हो सके तो वो देखिए जो आप देखने के लिए तैयार नहीं। इंस्टाग्राम पर एक और रिपोर्टर हैं जो बता रहे हैं कि गजा में रोटियां खत्म हो गई हैं, लोग रोटी के लिए कतारों में खड़े हैं। प्यास और भूख से लोगों को मार देने की यह लड़ाई दुनिया पर बोझ बनती चली जाएगी। बड़ी बड़ी सरकारें चुप हैं, कुछ सरकारों का बोलना भी काम नहीं आ रहा। 2014 में भी गजा पर हमला हुआ था जो 6 हफ्तों तक चला। उस हमले में जितने लोग मारे गए उतने इन 9 दिनों में मारे जा चुके हैं। फलस्तीन के 2700 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। ट्विटर पर इजराइल की सेना के बहुत सारे वीडियो हैं, आंकड़े हैं। आप उसके जरिए इजराइल के दावों को समझ सकते हैं। यह ग्राफिक्स इजराइल की सेना के ट्विटर हैंडल से हमने ली है। आज से 3 दिन पहले का आंकड़ा है। एक सांस में पढ़ें तो 3200 इजरायली घायल हैं, 1300 इजरायली मारे गए हैं। ज्यादातर 7 अक्टूबर को ही मारे गए। इजराइल के इतिहास में कभी भी एक दिन में इतने नागरिक नहीं मारे गए। उस समय तक 120 बंधकों के परिवारों को नोटिफाई कर दिया गया था। हमास के 2687 ठिकानों पर निशाना बनाया गया और 6000 रॉकेट गजा से दागे गए। इजराइल की वायुसेना ने युद्ध के 6 दिनों के भीतर ही 6000 से अधिक बम गिरा दिए। पिछले 3 दिनों में बमों की संख्या जोड़ दें तो यह संख्या और भी अधिक हो सकती है। 3600 ठिकानों पर बम गिराए गए। वायुसेना ने कहा है कि कई सौ आतंकी इन हमलों में मारे गए हैं, लेकिन साफ साफ नहीं बताया कि कितने आतंकियों की मौत हुई, कितने नागरिकों की। अफगानिस्तान से युद्ध के समय अमेरिका ने वहां एक साल में 7600 बम गिराए। इजराइल ने केवल 6 दिनों में 6000 से अधिक बम गिरा दिए। अफगानिस्तान गजा से कई सौ गुना बड़ा देश है, लेकिन उसके साल भर के बराबर 6 दिनों में बम गिरा दिए गए। यह तस्वीर उन सैनिकों की है जो हमास से लड़ते हुए मारे गए। इजराइल की सेना ने इन तस्वीरों को जारी करते हुए कृतज्ञता जाहिर की है। 9 दिनों में गजा और इजराइल के 4000 से भी अधिक लोग मारे गए हैं। फलस्तीन के 10,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। गजा के लोगों के लिए दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। हमारे पास कुछ देशों के वीडियो हैं जिनके सहारे उन प्रदर्शनों का हाल बता सकते हैं। इजराइल के समर्थन में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके वीडियो हमारे पास नहीं है, मगर मीडिया में कई जगहों पर उसकी रिपोर्टिंग हुई है। इन प्रदर्शनों में गजा को लेकर बेचैनी देखी जा सकती है। पश्चिम के समाज में फलस्तीन की मांग, गजा की तबाही और हमास का समर्थन, इजराइल की यातना को लेकर घनघोर बहस हो रही है। लोग बंट गए हैं और उनके बीच नफरत भी तेजी से फैल रही है। अमेरिका में एक बुजुर्ग ने 6 साल की फलस्तीनी बच्ची की हत्या कर दी, तो दूसरी तरफ यहूदी लोगों पर भी जान का खतरा बढ़ गया है। उनके खिलाफ गालियों का इस्तेमाल होने लगा है, उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई जा रही है। फ्रांस में इस टकराव का भयंकर असर है। वहां यूरोप की सबसे बड़ी यहूदी आबादी और मुस्लिम आबादी रहती है। पेरिस के कई पर्यटक स्थल बंद कर दिए गए हैं। देश में टेरर अलर्ट की सबसे गंभीर चेतावनी जारी हो चुकी है और सड़कों पर अतिरिक्त बल के निर्देश दिए गए हैं। अफवाहें उड़ रही हैं। एक शहर से खबर आई कि एक स्कूल में घुसकर चेचेन मूल के रूसी नागरिक ने एक शिक्षक पर चाकू से हमला कर दिया। राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा कि यह इस्लामिक आतंकवाद की घटना है। अफवाह फैल गई कि यह घटना इजराइल गजा से संबंधित है, मगर बीबीसी ने रिपोर्ट किया है कि स्थानीय पुलिस ने कहा है कि इसका मिडिल ईस्ट की घटना से कोई संबंध नहीं है। इस नफरत से सावधान रहने की जरूरत है। युद्ध के बहाने आम लोग अलग अलग जगहों पर एक दूसरे से भिड़ जा रहे हैं। दुनिया इस युद्ध को लेकर कई हिस्सों में बटी है। कई देश खुलकर फलस्तीन की मदद की बात कर रहे हैं, तो कई देश दबे छिपे अंदाज में या इशारों में बात कर रहे हैं। इजराइल के साथ ज्यादा खुलकर समर्थन में आ रहे हैं। लंदन में बीबीसी के दफ्तर से लेकर प्रधानमंत्री के घर तक मार्च हुआ। बीबीसी के कवरेज से भी नाराजगी है। ट्रेफल्गर स्क्वायर पर भी भारी भीड़ जमा हो गई। इसमें फलस्तीनी मूल के नागरिकों के अलावा लंदन के भी स्थानीय लोग थे। पुलिस ने चेतावनी दे दी कि जो भी हमास का समर्थन करता देखा गया उसकी गिरफ्तारी होगी और कोई चेहरा ढककर प्रदर्शन नहीं करेगा। लेबर पार्टी के पूर्व नेता जेरेमी कॉर्बिन ने भी रैली का संबोधन किया। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के नेताओं को इजराइल की बमबारी का समर्थन नहीं करना चाहिए। ब्रिटेन के अन्य शहरों में भी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं।
अमेरिका के कई शहरों में भी फलस्तीन के समर्थन में रैलियां हुई। गजा पर होने वाली बमबारी के खिलाफ व्हाइट हाउस के सामने हो रहे इस प्रदर्शन में यहूदी लोग भी हैं जो खुद को ज़ायनिस्ट नहीं मानते, धर्म के नाम पर अंध राष्ट्रवाद से अलग करते हैं। अमेरिका की यूनिवर्सिटी में फलस्तीन की मांग, हमास का समर्थन, इजराइल के समर्थन को लेकर घमासान बहस हो रही है। इसी तरह इटली, मोरक्को, जिनीवा में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। इन सभी में एक ही मांग है कि गजा की तबाही रोकी जाए। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में भी लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति देखी जा रही है। यहीं पर यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है जिसने फलस्तीन को मदद पहुंचाने का ऐलान किया है। यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष इजराइल गई हैं। यह तस्वीर नेतन्याहू ने जारी की है। इजराइल गजा मामले में ईयू के बयानों की निंदा हो रही है। ईयू ने कहा है कि इजराइल के पास आत्मरक्षा का अधिकार है और वो उसका समर्थन करता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की पालना होनी चाहिए। ईयू के बयान के बाद भी इजराइल के हमले में मानवाधिकारों के हनन पर लगातार रिपोर्टिंग होती जा रही है। यूक्रेन मामले में रूस द्वारा यूक्रेन की बिजली काटने को युद्ध का अपराध कहने वाले ईयू ने इस बार इजराइल के ऐसे ही फैसले को संदर्भ में देखने और समझने के लिए कहा है। उसके इस अंतर्विरोध को लोग उजागर कर रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि पश्चिम के कई देश निजी तौर पर इजराइल को समझाने में लगे हैं कि वह गजा की तबाही रोक दे। अमेरिका भी अब युद्ध के नियमों के पालन की बात कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र और उसकी अलग अलग संस्थाएं गजा की तबाही रोकने के लिए लगातार अपील कर रही हैं। इजराइल की सेना अपने ट्विटर हैंडल पर लगातार संयुक्त राष्ट्र और यूनिसेफ की मानवाधिकारों की अपील को चुनौती दे रही है, जिसका एक ही मतलब है कि मानवाधिकार के नाम पर इजराइल नहीं रुकने वाला है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि 9 दिनों में गजा के 10 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। विस्थापित होकर वे कहीं नहीं गए, बल्कि उसी छोटी सी जगह में घिरे हुए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू सैनिक वर्दी के लिबास में मोर्चे पर गए। सवाल है, घरेलू मोर्चे पर भ्रष्टाचार और हमास के हमले के बाद इस्तीफे की मांग से जूझ रहे नेतन्याहू हमले से पीछे हटेंगे या नहीं? जवाब नहीं में आता है। नेतन्याहू लगातार युद्ध की भाषा बोल रहे हैं। यह भी सही है कि उनका देश चौतरफा हमलों की आशंका से घिरा है। हमास से लड़ाई है तो दूसरी तरफ लेबनान के हिजबुल्लाह ने भी मोर्चा खोल दिया है। ईरान लगातार हमले की धमकी दे रहा है। ऐसे हालात में क्या इजराइल किसी की बात सुनेगा कि वह गजा की तबाही रोक दे? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के इजराइल आने की खबर है, अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। नेतन्याहू ने उन्हें न्योता भेजा है। एक तरफ अमेरिका हथियारों की सप्लाई कर रहा है और अधिक सप्लाई का ऐलान करने वाला है, दूसरी तरफ आम फलस्तीनी लोगों के खिलाफ इजराइल के हमले की आलोचना भी कर रहा है। यानी वो राय भी दे रहा है, मगर सीधे सीधे इजराइल को शर्तों के साथ संदेश नहीं दे रहा कि गजा के लोगों के लिए पानी, बिजली और दवाओं की सप्लाई बंद की गई तो हथियारों की सप्लाई नहीं होगी। नेतन्याहू शायद समझते हैं कि अमेरिका कहने के लिए फलस्तीन की बात कर रहा है, मगर असल में वह उसी के साथ है। सीबीएस के 60 मिनट्स को दिए गए इंटरव्यू में बाइडेन से पूछा गया कि क्या वह इस समय गजा पर इजराइल के कब्जे का समर्थन करेंगे। इसके जवाब में बाइडेन ने कहा कि यह एक बड़ी गलती होगी। हमास और हमास के चरमपंथी सभी फलस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते और मुझे लगता है कि इजराइल के लिए गजा पर फिर से कब्जा करना एक गलती होगी। बाइडेन ने अब जाकर महमूद अब्बास से बात की, जो वेस्ट बैंक में फलस्तीन के प्रतिनिधि हैं। बाइडेन ने आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, एक्सट्रीमिस्ट का इस्तेमाल किया है। जो बाइडेन कहते हैं कि गजा पर कब्जा करना बड़ी गलती होगी। हमास और उसके चरमपंथी फलस्तीन का प्रतिनिधित्व नहीं करते, लेकिन इस वक्त जो तबाही हो रही है उसे तुरंत रोकने का स्पष्ट ऐलान भी नहीं करते। इसलिए अमेरिका दुनिया को सुनने में जो ठीक लग रहा है वह भी बोल रहा है और इजराइल को जो ठीक लग रहा है वह भी किए जा रहा है। अमेरिका खुलकर चेतावनी नहीं दे रहा कि पानी, बिजली की सप्लाई बहाल की जाए, मानवीय मदद का रास्ता दिया जाए। पिछले साल जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुई, तब से लेकर इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग के बीच दुनिया के इन ताकतवर नेताओं ने कितनी बार फोटो सेशन करा लिए। ये जब आपस में मिलते हैं तो इनके मुल्कों का मीडिया इन्हें ग्लोबल लीडर बताता है, मगर इन्हीं तस्वीरों को आप नए संदर्भ में देखिए, ये सब किसी भी स्तर से युद्ध को रोकने में नाकाम साबित हुए हैं। इनमें से आधे इजराइल के पीछे हो लिए,
चीन और रूस फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, मगर खुद 1.5 साल से रूस यूक्रेन के साथ क्या कर रहा है? क्या वो किसी की सुन रहा है? जो उसकी बात कोई सुनेगा? चीन ने भारत की सीमा पर क्या किया है? इस तरह से हर किसी का रिकॉर्ड खराब है, किसी का किसी पर बस नहीं चलता, बस फोटो क्लिक होता रहता है कि ये जनाब लोग ग्लोबल लीडर बन गए हैं। यूक्रेन और गजा ने साबित कर दिया कि दुनिया में सुपर पावर के लिए कोई कुर्सी नहीं है, स्टूल भी नहीं है, सब अपने अपने पावर को बचाने में लगे हैं। इसलिए यह एक बोगस और बकवास अवधारणा है कि दुनिया में कोई ग्लोबल लीडर है या उसकी जगह बची है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं कि इस वक्त इस संकट में वे कितने ग्लोबल रूप से सक्रिय हैं। भीतरी रूप से भारत की क्या सक्रियता है किसी को नहीं पता, मगर सार्वजनिक रूप से भी किसी को कुछ नहीं पता कि भारत क्या कर रहा है। अमेरिका के विदेश सचिव 4 दिनों से इस इलाके का दौरा कर रहे हैं। क्या भारत के विदेश मंत्री भी इलाके में देखे गए हैं? ग्लोबल लीडर और सुपर पावर की कोई तो भूमिका होनी चाहिए। भारत का मीडिया अक्सर प्रधानमंत्री मोदी को ग्लोबल लीडर कहने में संकोच नहीं करता। यह बताते हुए नहीं थकता कि दुनिया में समस्याओं के समाधान के लिए प्रधानमंत्री मोदी की राय ली जाती है। अब बता ही नहीं रहा कि इस मामले में उनकी राय ली जा रही है या नहीं। आप बताइए, बाइडेन के लगातार बयान आ रहे हैं, प्रधानमंत्री के कितने मुख्य बयान आए हैं जिससे लगे कि भारत का हस्तक्षेप जरूरी है और भारत ही ज्यादा कुछ कर सकता है। प्रधानमंत्री की इस तस्वीर की बहुत चर्चा है। कई बार आध्यात्म से भी रास्ता निकल आता है। जटिल संकटों के बीच आराधना की यह शक्ति नई दृष्टि दे सकती है। मगर आप ही बताइए, प्रधानमंत्री मोदी ने हमास के हमले के पहले दिन आतंकवाद की निंदा की, फिर कुछ दिनों के बाद विदेश मंत्रालय का फलस्तीन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बयान आया। उसके अलावा भारत की कौन सी गतिविधि है जिससे यह लगे कि भारत ग्लोबल लीडर है या वह दुनिया के संकट को सुलझाने का अलग नजरिया रखता है? गजा के साथ इजराइल जो कर रहा है उस पर प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं किसी को पता नहीं। ये तस्वीरें बताती हैं कि ग्लोबल संकट के वक्त वे स्पिरिचुअल हो चुके हैं। यह सोचना आपका काम है कि जब भारत ग्लोबल लीडर बनना चाहता है तो इस संकट में उसकी भूमिका कहां है और किस रूप में है। 7 सितंबर 2022 को राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम फलस्तीन इजराइल मामले में द्विराष्ट्रीय समाधान का समर्थन करते हैं, जिसमें दोनों देश एक दूसरे के पड़ोसी बनकर शांति से रहें। फलस्तीनियों के प्रति भारत की सहानुभूति में कोई बदलाव नहीं आया है। एस जयशंकर ने तब कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल के दौरान पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी वेलफेयर एजेंसी को दी जाने वाली आर्थिक मदद में इजाफा हुआ है। इस वक्त भारत किस तरह से गजा की मदद कर रहा है, अब इस पर भी बयान आना चाहिए, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। रूस और चीन की सक्रियता नजर आ रही है। फलस्तीन को लेकर इनकी बातों पर दुनिया क्यों भरोसा करे जब खुद ये साउथ चाइना से लेकर ताइवान और यूक्रेन में हस्तक्षेप को लेकर फंसे हैं। इसलिए कहा कि इस वक्त हर देश ही अपने आप में ग्लोबल पावर है, कोई एक सुपर पावर नहीं। अमेरिका दोनों नाव में सवारी कर रहा है, हथियार भी दे रहा है, फलस्तीन की बात भी कर रहा है। वो अपने नागरिकों को इजराइल से निकालने के लिए समुद्री जहाज भेज रहा है, मगर उनसे किराए का पैसा भी मांग रहा है। उधर नेतन्याहू लगता नहीं कि किसी भी तरह से अंतर्राष्ट्रीय और अमेरिका के दबाव में आने वाले हैं। अगर उन पर किसी प्रकार का दबाव है तो केवल घरेलू दबाव है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू उन परिवारों से मिलने की तस्वीरें ट्वीट कर रहे हैं जिनके अपनों को हमास ने बंधक बना लिया है। इससे आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है, उन्हें समर्थन है। परिवारों का नेतन्याहू में बहुत भरोसा है, लेकिन टाइम्स ऑफ इजराइल ने लिखा है कि बंधक बनाए गए परिवारों ने तेल अवीव में रक्षा मंत्रालय के सामने प्रदर्शन किया। ये लोग प्रधानमंत्री नेतन्याहू से इस्तीफा मांग रहे हैं, नारे लगा रहे थे कि नेतन्याहू कुर्सी छोड़ो, जेल जाओ, जो बंधक बनाए गए हैं उन्हें तुरंत लौटाओ, आप में भरोसा नहीं रहा, आप इस्तीफा दीजिए। बंधक बनाए गए लोगों के परिजनों की बेचैनियां बढ़ती जा रही। हारेज में नेता हाइमन नाम की महिला ने लेख लिखा है कि मेरी 84 साल की मां हमास की गिरफ्त में हैं, उनके नाम पर गजा को तबाह मत करो। उन्होंने लिखा है कि मेरी मां और उनके कुछ साथी जो उस दिन मार दिए गए, वे शांति में यकीन रखते थे और मानते थे कि बॉर्डर के उस पार जो लोग रहते हैं वो भी इंसान हैं और उनके भी हक हैं। यह कितनी बड़ी बात है। जिनकी मां हमास की बंधक हैं वो कह रही हैं कि बंधकों के नाम पर गजा को तबाह मत करो। इजराइल के भीतर असंतोष बढ़ता जा रहा है। आपात सरकार में विपक्ष शामिल तो हो गया, मगर अभी भी आवाज एक नहीं हुई है। वहां लोग खुलकर सरकार के विरोध में अपनी राय रख रहे हैं।
आपात सरकार की बैठक में धुरदक्षिणी विचारधारा के नेता और मौजूदा सरकार में वित्त मंत्री ने कहा है कि हमें झुके सर से बहुत ईमानदारी और दुख के साथ ये स्वीकारना होगा कि देश का नेतृत्व और सुरक्षा तंत्र नागरिकों की सुरक्षा करने में नाकाम रहा। हमने अपने नागरिकों से जो वादा किया उसे नहीं निभा पाए। यह एक ऐसा वादा था जो खून से लिखा गया और अब खून में सन चुका है। इजराइल ने सेंट्रल गजा के रेफ्यूजी कैंप पर हवाई बमबारी की, जिसमें 3 बच्चों की मौत हो गई। इजराइल के 3.5 लाख सैनिक गजा की सीमा पर तैनात हैं। कभी भी गजा पर जमीनी धावा बोला जा सकता है। 2 दिन पहले इजराइल ने कहा कि उत्तरी गजा के 10 लाख लोग दक्षिण की तरफ जाएं। लोगों के बदहवास हालत में भागने की तस्वीरें आईं। अब इजराइल उत्तर की तरफ सक्रिय हो गया है, वेस्ट बैंक में भी हरकतें कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 10 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। शिफा अस्पताल ने शवों को दफनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि मुर्दा घरों में और शवों को रखने की जगह नहीं। अब आइसक्रीम ट्रकों में शवों को रखा जा रहा है। इसलिए कह रहा हूं कि गजा की तबाही को समझने के लिए अपनी कल्पनाओं का सहारा लीजिए, क्योंकि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती वह भी हो रहा है। आइसक्रीम के ट्रकों में लाशें रखी जा रही हैं। यहां तक कि इजराइल ने उत्तरी गजा के अस्पतालों से कहा है कि खाली कर दे। इस पर WHO ने कहा है कि यह तो सीधा सीधा घायल और बीमारों के लिए मौत का फरमान है। इजराइल के बयान विचित्र हैं। एक तरफ उसने गजा के रास्ते बंद कर दिए हैं, दूसरी तरफ कह रहा है कि उसका इरादा गजा पर कब्जा करना नहीं है। तो कब्जा होता कैसे है? इस उम्मीद में कि अस्पतालों के परिसर में बम नहीं गिरेंगे, लोग वहां शरण ले रहे हैं। रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि गजा के अल-कुद्स अस्पताल के आसपास इजराइल ने बमबारी की है। इस कारण एम्बुलेंस नहीं चल पा रही है। गजा के सभी अस्पतालों में ईंधन 24 घंटे में खत्म होने वाला है। इसके बाद वहां बिजली कैसे पैदा की जा सकेगी, कोई नहीं जानता। यूएन के मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने कहा है कि हजारों मरीजों को जान का खतरा होने वाला है। इस समय इजराइल गजा के आम नागरिकों के साथ जो भी कर रहा है, उससे आप कल्पना कीजिए कि इस हमले से पहले वो यहां के लोगों पर कैसा कहर ढाता होगा। अमेरिका ने मानवाधिकार के काम को देखने के लिए अलग से डेविड सैटरफील्ड को दूत नियुक्त किया है। सैटरफील्ड इस इलाके में व्यापक अनुभव रखते हैं। इनका काम होगा गजा में फलस्तीनियों को किसी तरह मदद पहुंचाना। अमेरिका के रक्षा सचिव भी इजराइल के रक्षा मंत्री से फोन पर 6 बार बात कर चुके हैं। सभी का रिजल्ट अभी तक 0 है। मानवाधिकार की मदद पहुंचाने, बंधकों को छुड़ाने और पूरे क्षेत्र में युद्ध को फैलने से रोकने के लिए अमेरिका के विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन भी 4 दिनों से मध्य पूर्व के देशों का दौरा कर रहे हैं। फलस्तीन अथॉरिटी के अध्यक्ष महमूद अब्बास से मिल चुके हैं। 3 दिनों के भीतर 2 बार सऊदी अरब जा चुके हैं। सऊदी अरब के शासक मोहम्मद बिन सलमान से मिल चुके हैं। इन्हें MBS कहा जाता है। MBS ने कहा है कि युद्ध रोकने की जरूरत है। इजराइल को गजा से दावा छोड़ना होगा, सीज खत्म करनी होगी। सऊदी अरब नागरिकों को मारने से सहमत नहीं है। इसके अलावा एंटनी ब्लिंकन संयुक्त अरब अमीरात, इजिप्ट, बहरीन, जॉर्डन का दौरा कर चुके हैं। इसके बाद भी उनके प्रयासों का खास असर नहीं दिखाई देता। इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी ने अमेरिका के विदेश सचिव ब्लिंकन से कहा है कि इजराइल आत्मरक्षा के नाम पर सामूहिक दंड की तरफ बढ़ चुका है। इजिप्ट की इस टिप्पणी को सख्त माना जा रहा है। सीसी ने कहा है कि फलस्तीन को लेकर कोई राजनीतिक रोड मैप नहीं है। इस कारण भी गुस्सा भड़कता जा रहा है। मौजूदा संकट बहुत खतरनाक है और पूरे इलाके को चपेट में ले सकता है। गजा में तनाव कम करने की तुरंत जरूरत है और मानवाधिकार मदद पहुंचाने की। ब्लिंकन और इजिप्ट की बातचीत का नतीजा भी 0 रहा है। ब्लिंकन ने दावा किया था कि इजिप्ट की तरफ से सीमाएं खोल दी जाएंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। हारिज अखबार ने लिखा है कि सोमवार सुबह इजिप्ट और गजा के बीच रफा क्रॉसिंग को खोला जाने वाला है। ऐसा इजराइल स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा। दूतावास ने यह भी कह दिया कि साफ नहीं कि कितनी देर तक यह क्रॉसिंग खुलेगी, इसलिए फिलहाल राफे की सीमा के पास जाना चाहिए। नोटिस भी होगा तो कम समय के लिए होगा। इन बयानों में स्पष्टता नहीं थी और अब यह बात साफ हो चुकी है कि सीमाएं सोमवार शाम तक नहीं खुली। NBC ने रिपोर्ट किया है कि गजा में अमेरिका के 600 नागरिक हैं। अब अमेरिका को पता नहीं कि उनके इन नागरिकों को कैसे निकाला जाएगा। NBC ने यह भी सवाल किया है कि इजराइल से रास्ता देने के लिए अमेरिका क्यों नहीं दबाव डाल रहा और मानवीय मदद पहुंचाने और वहां फंसे अमेरिकी लोगों को निकालने के लिए इजराइल रास्ता क्यों नहीं दे रहा, जबकि उसके लिए अमेरिका की मदद बहुत जरूरी है। NBC अमेरिका की समाचार संस्था है।
अमेरिका ने कहा है कि वह इजिप्ट, इजराइल, कतर से बात कर रहा है कि अपनी सीमाओं को कुछ समय के लिए खोल दें। सवाल है कि क्या बाइडेन के जाने के पहले तक यह काम हो जाएगा या बाइडेन के जाने के बाद भी गजा पर हमला होता रहेगा। गजा को सुरक्षित रास्ता देना आसान नहीं, कई देशों के साथ समझौते करने होंगे और हमास का भी सहयोग लेना होगा। मगर क्या हमास अपनी तरफ से रास्ता खोलेगा? अगर लोग चले जाएंगे तो उसके पास बार्गेन के लिए कुछ नहीं बचेगा। इस वजह से भी उत्तरी इलाके से लोग नहीं जा रहे। उन्हें लगता है कि यह कोई चालाकी है, एक बार उन्होंने अपना इलाका खाली कर दिया, वापस नहीं मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत ने कहा है कि इजराइल का गजा पर फिर से कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है, ना ही हम वहां रहना चाहते हैं, पर क्योंकि हम अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं, इसका एक ही तरीका है और वो है हमास का सफाया, और उनकी क्षमताओं को खत्म करने के लिए जो भी करना होगा हम करेंगे। अरब देशों का ईरान को लेकर क्या रुख है, कुछ साफ नहीं। ईरान लगातार इस मामले में आक्रामक होकर लाइन ले रहा है, बोल रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि गजा में बच्चों की हत्याएं नहीं रुकी और उन्हें रोकने की बातचीत फंस जाती है तो इस बात के काफी आसार हैं कि युद्ध के कई मोर्चे खुल जाएंगे। इस स्थिति को नकारा नहीं जा सकता और ऐसा होने की आशंका बढ़ती जा रही है। अगर ज़ायनिस्ट गजा में घुस गए तो विरोधी शक्तियों के नेता उसे कब्जा करने वाले जवानों का कब्रिस्तान बना देंगे। युद्ध की भाषा केवल इजराइल नहीं बोल रहा, ईरान भी बोल रहा है, लेबनान भी बोल रहा है। इस तरह आप अलग अलग देशों के बयानों को देखेंगे तो समझ आएगा कि इस लड़ाई में किसी की कोई भूमिका रोकने की नहीं है। प्रतिबंधों की राजनीति का हश्र दुनिया ने रूस और यूक्रेन के युद्ध के समय देख लिया था। रूस का काम आज तक चल रहा है, कारोबार भी। यही वजह है कि इजराइल इस बात की परवाह नहीं कर रहा कि युद्ध के नियमों का पालन करना है या नहीं। अमेरिका से भी तो सवाल पूछा जा सकता है कि क्या उसने इराक और अफगानिस्तान में युद्ध के नियमों का पालन किया था। इस तरह से देखिए तो आज नैतिक शक्ति समाप्त हो चुकी है, सभी के पास केवल हथियारों की शक्ति है। रूस के हमले में यूक्रेन में एक साल में 487 बच्चे मारे गए। यहां गजा में 8 दिनों के भीतर मरने वाले बच्चों की संख्या 724 बताई जा रही है। गजा में 90 गुना ज्यादा तेज गति से बच्चों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र अब बेचैन हो रहा है, वो अपने सभी मंचों से गजा के सामूहिक विनाश रोकने की अपील कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र और उसकी कई संस्थाएं बार बार युद्ध अपराध और युद्ध के नियमों की याद दिला रही हैं, मगर इससे भी पूछना चाहिए कि चीखने चिल्लाने के अलावा अब इसकी क्या भूमिका रह गई है। रूस और यूक्रेन युद्ध के समय दुनिया ने इस मंच की उपयोगिता देख ली। इसका इस्तेमाल केवल भाषण देकर अपने देश में नाम कमाने का रह गया है कि वहां हिंदी में बोलकर आए या उर्दू में बोलकर आए। संयुक्त राष्ट्र आज स्कूल की डिबेट सोसाइटी से ज्यादा नहीं रहा। इसके बावजूद मदद पहुंचाने वाली उसकी संस्थाओं को देखेंगे तो उनका काम अच्छा है। उनके ही प्रतिनिधि गजा में जान पर खेलकर लोगों की मदद कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के स्कूलों में 5 लाख लोगों ने शरण ली है, ऐसी खबर है। सोचिए अगर मीडिया का कैमरा इन स्कूलों में होता तो आपको कैसा मंजर दिखता, वहां किस तरह का हाहाकार मचा हुआ होगा। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों की यही इस वक्त उपयोगिता है कि उनका होना युद्ध के समय में भी किसी संस्था का बचा होना है। बम और मौतों के बड़े बड़े आंकड़ों के बीच अल जजीरा ने एक छोटा आंकड़ा जारी किया है। गजा के 20 परिवार पूरी तरह खत्म हो गए। इन परिवारों की जीवित पीढ़ियों के सभी लोग इस हमले में मारे गए। सिविल रजिस्ट्री में सभी की मौत दर्ज हो चुकी है। एक परिवार है, उसके 31 सदस्य मारे गए हैं। गजा के एक केंद्रीय अधिकारी की मौत हुई है, उनके अलावा उनके परिवार में 15 लोग मारे गए। पत्रकार मोताज अजाइजा के परिवार के 15 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में इस झगड़े को लेकर अलग ही ट्रेंड चल रहा है। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि भारत के दक्षिणपंथी अकाउंट फलस्तीन के खिलाफ फर्जी खबरें ठेलने में सबसे आगे हैं। ब्लू टिक प्राप्त अकाउंट गलत खबरों का भी प्रचार कर रहे हैं। आप जनता कहां जाएंगी? गोदी मीडिया देखने लायक नहीं बचा, सोशल मीडिया रहने लायक नहीं रहा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।